गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारत की इस सीरीज को जारी रखेंगे और इस आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य में हम लोग जो पढ़ेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। अब देखें कि थोड़ा सा ये समझे कि इस मैसूर राज्य का उदय कैसे होता है और मैसूर राज्य की स्थापना कब होती है और किसके द्वारा इस मैसूर राज्य की स्थापना होती है। हम लोगों ने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहा था तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक वंश के एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ा था। याद होगा आप लोगों को। यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और आपने यदि दिल्ली सल्तनत को नहीं देखा है तो आप दिल्ली सल्तनत प्ले लिस्ट में जाएं और दिल्ली मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का एक फोल्डर बना हुआ है। दिल्ली सल्तनत में कोई आप एक बार क्रम से देखें, उसके बाद से इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का यह सीरीज है। इस सीरीज का ये 8वीं क्लास है और ऐसे ही करके हम लोग पूरी आधुनिक भारतीय इतिहास को खत्म करेंगे। तो ये 8वीं क्लास है, इसमें हम मैसूर युद्ध के विषय में पढ़ रहे हैं और इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से मैसूर युद्ध में पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। IAS, PCS, CPSC, BPSC आदि एग्जामों में, बिहार SI आदि, UGC, नेट आदि एग्जामों में, PGT के एग्जामों में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से इस टॉपिक को पढ़े कि अधिकतम प्रश्न इस टॉपिक से आने वाले अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व करने में हम बिल्कुल सक्षम हो जाएं। तो बिल्कुल आते हैं मैसूर राज्य। मैंने बताया दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत का एक क्षेत्र जिसे हम इतिहास में विजयनगर राज्य के नाम से जानते हैं, ये इसका उदय हुआ। कैसे हुआ? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध तोड़कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे हम विजयनगर राज्य कहते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में जो है राक्षस तंगड़ी के युद्ध में इसकी समाप्ति हो गई, या इसी युद्ध को कहते हैं तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद दक्षिण भारत में 2 शक्तिशाली राज्य थे, विजयनगर और बहमनी। इन शक्तियों के पतन के साथ ही 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश, कब? 1612 ईस्वी में मैसूर कर्नाटक वाले क्षेत्र को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। कर्नाटक में कर्नाटक राज्य में इस मैसूर का प्रदेश पड़ता है। तो कर्नाटक कहाँ है? तो आप जानते होंगे कि ये दक्षिण भारत में कर्नाटक का ये क्षेत्र है। यह क्षेत्र कर्नाटक का है और इसी क्षेत्र में जो है मैसूर राज्य का उदय हुआ और 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना होती है। वाडियार वंश का शासक चिक्कादेव, याद रखेंगे, वाडियार वंश का शासक चिक्कादेव है। औरंगजेब की अधीनता 1704 ईस्वी में स्वीकार कर लेता है। ये औरंगजेब कौन है आप जानते हैं? मुगल बादशाह औरंगजेब है। इसके विषय में भी हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है और मुगल काल के पूरे इतिहास को पढ़ा है। मुगल काल के संस्थापक, मुगल राज्य के संस्थापक बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यदि आप नए हैं तो पहले इन्हें भी देखने का प्रयास करें। अब देखें कि औरंगजेब की अधीनता कब 1704 में वाडियार वंश का शासक चिक्कादेव स्वीकार करता है। इसके बाद 1719 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद 1719 में उस समय भारत का जो है मुगल बादशाह है, यह है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के मृत्यु के बाद मराठे इस क्षेत्र पर अधिकार करते हैं और यहां से चौथ वसूल करना शुरू करते हैं। ये टैक्स है मराठों का, चौथ। तो यह टैक्स, चौथ नामक टैक्स मराठे कहां से वसूलना शुरू करते हैं? मैसूर से। मैसूर में किस वंश का शासन है? वाडियार वंश का शासन है। चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया कब? 1719 ईस्वी में मराठों ने मैसूर से चौथ वसूलना शुरू कर दिया। चिक्कादेवराज जिस समय शासक हैं उस समय इनसे अधिक शक्तिशाली 2 इनके अधिकारी हैं। एक है नंदराज और दूसरा है देवराज। नंदराज और देवराज का सिक्का पूरे वाडियार वंश के राज्य पर चलता है
और आगे सत्ता पर अधिकार कर लिया इन दोनों बंधुओं ने नंदराज के शासन काल में। देखें नंदराज का, अब देखें कि यह नंदराज एक अधिकारी से कैसे शासक बन गया अपनी शक्ति का विस्तार करके। और नंदराज का शासन काल जो है, शासन काल में हैदर अली, ये अब काफी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे। हैदर अली एक सामान्य सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है। एक साधारण सैनिक अपनी योग्यता के से मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। अब देखेंगे, समझ में आया कैसे मैसूर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के पतन के साथ ही 1765 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसके बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत में कई राज्यों का उदय होता है। अब इसी क्रम में 1612 ईस्वी के आसपास वाडियार वंश की स्थापना मैसूर में होती है और वाडियार वंश का शासन चलता है। वाडियार वंश का शासक है चिक्कादेव। यह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है 1704 ईस्वी में। उसके बाद से 1719 में जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह का काल है। मोहम्मद शाह के काल में मराठों ने चौथ वसूलना शुरू कर दिया है। कहां से? तो मैसूर से। इसके बाद से चिक्कादेव के शासन काल में दो उसके जो अधिकारी थे उनका सिक्का वो काफी मजबूत अवस्था में थे और कहा जाता है कि चिक्कादेव के राज्य का मतलब था नंदराज और देवराज का राज्य। आगे समय की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए देवराज और नंदराज अपने शासन स्थापित कर देते हैं, स्वयं शासक बन जाते हैं मैसूर राज्य का। नंदराज के शासन काल में हैदर अली जो है एक साधारण सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है और धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरह से हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। अब देखें कि मैसूर, अब देखें आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये हमारा टॉपिक है, आप जान ही रहे हैं। हैदर अली का जन्म जो है 1722 ईस्वी में हुआ है। इस टॉपिक का नाम भी याद रखेंगे, किसके नाम पर है? हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य। इसी से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने एक भूमिका बताई कि किस तरह से इस राज्य की मैसूर राज्य का अस्तित्व आता है और किस तरह से धीरे धीरे हैदर अली का राज्य मैसूर पर स्थापित हो जाता है। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में हो गई। अब देखिए टीपू सुल्तान, इसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक जो है मैसूर का शासक रहता है। अब देखिए टीपू सुल्तान कौन है? हैदर अली का यह पुत्र है। 1787, ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी डेट याद रखेंगे। 1787 में टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि धारण की है टीपू ने? तो 1787 ईस्वी में यह अपने आप को बादशाह कहता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। जैकोबी क्लब की स्थापना करता है। यह फ्रांस का एक सैनिक क्लब है और फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान से कहा है कि आप जो है श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी, ये राजधानी है मैसूर राज्य की टीपू सुल्तान के समय, कि आप अपनी राजधानी में जैकोबिन क्लब की स्थापना करें। यह एक सैनिक क्लब है, इसकी स्थापना करवाता है। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाता है टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। कहां पे? फ्रांस से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में स्वतंत्रता के वृक्ष को लगवाता है। अब ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था? तो फ्रांसीसियों से प्रभावित होकर। किसके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबी क्लब की स्थापना हुई? तो फ्रांसीसियों के प्रयासों से टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबी क्लब की स्थापना की। अब देखें आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ज्यादातर प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहले तो इसका डेट आप याद रखेंगे कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है और इस युद्ध में एक तरफ हैदर अली है और दूसरे तरफ अंग्रेज, मराठा और निजाम है। ये हैदर अली की शक्ति काफी बढ़ रही है, मैसूर की शक्ति बढ़ रही है। इससे इसके पड़ोसी है मराठे, जो कि दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में मराठों का राज्य है और मैसूर से के इस हिस्से में जो है निजाम की सत्ता है, हैदराबाद के निजाम की सत्ता है। तो इससे इसकी शक्ति साम्राज्य विस्तार से मराठे भी जो है सशंकित हैं और निजाम भी चिंतित हैं। ये दोनों चिंतित हैं और अंग्रेज तो चिंतित हैं ही,
क्योंकि अंग्रेजों ने अब ठान लिया है 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कि अब हम भारत में साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब इसी के फलस्वरूप अंग्रेज, मराठा और निजाम एक गठबंधन बनाते हैं हैदर अली को परास्त करने के लिए। लेकिन हैदर अली एक कुशल सेनानायक है, कुशल नेतृत्व करता है और इसने क्या किया कि अंग्रेजों से मराठों और निजाम को फोड़कर अपने में मिला लेता है। जब मराठे और निजाम हैदर के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, हैदर अली की विजय होती है और अंग्रेजों की पराजय होती है। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। इस मद्रास की संधि कब? 1769 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। किस किस के बीच हुई? तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। हैदर अली के शर्तों पर अंग्रेजों को इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि करनी पड़ी है, क्योंकि हैदर अंग्रेजों को परास्त कर दिया है। क्लियर, याद रखेंगे। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। प्रारंभ में अंग्रेज, मराठे और निजाम एक साथ थे। हैदर ने अपने प्रयासों से मराठों और निजामों को अपने में मिला लिया। इसके बाद से हैदर अली की विजय हो जाती है और इस विजय के बाद अंग्रेजों को मजबूर होकर मद्रास की संधि करनी पड़ती है 1769 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से याद रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है? तो यह 1780 से 1784 ईस्वी तक 4 वर्ष का यह युद्ध है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और इस युद्ध में कौन किस किस के बीच होता है? तो हैदर अली 1780 से 82 तक इस युद्ध का नेतृत्व हैदर अली करता है। 82 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 से 1784 ईस्वी तक हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व करता है। क्लियर हुआ? दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेज हैं, निजाम हैं और मराठे हैं। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व आयरकुट कर रहा है। जब हम कर्नाटक युद्ध के विषय में पढ़ेंगे तो आयरकुट के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से प्रश्न पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84। इस युद्ध में दो नेतृत्व किस किस का था मैसूर की तरफ से? तो हैदर अली का और दूसरा टीपू सुल्तान का। हैदर अली की मृत्यु 82 में हो जाती है और उसके 82 से 84 तक टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व संभालता है। एक तरफ अंग्रेज, मराठे और निजामों का गठबंधन है। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व आयरकुट कर रहा है और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग है। प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम में कोई नहीं है गवर्नर। क्लियर हुआ? देखिए, युद्ध का क्या कारण था, थोड़ा समझने का प्रयास करें। युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन था। हैदर अली ने जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो ये संधि हैदर द्वारा थोपी गई थी अंग्रेजों पर। यह काफी अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, इसलिए अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया। पाटन नोवा नामक स्थान पर हैदर अली 1782 ईस्वी में मारा गया। अब देखें, टीपू सुल्तान 1782 में युद्ध का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व संभालता है और यह युद्ध बराबर में का रहता है। अंग्रेज और टीपू दोनों बराबर पर रहते हैं और मंगलोर की संधि द्वारा क्या होता है कि 1782 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। टीपू मंगलोर तक चला गया है, अंग्रेजों के क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया है और मंगलोर की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। इसमें अंग्रेज और टीपू दोनों बराबर पर हैं। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। यह 1790 से 92 तक चला। इस युद्ध का कारण क्या था कि टीपू फ्रांस, कुस्तुनतुनिया आदि, अफगानिस्तान, अरब आदि देशों से अपना संबंध स्थापित करने लगा था और अंग्रेज नाराज हो रहे थे। अंग्रेजों को भय लग रहा था कि टीपू अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कहीं यह हमारे साम्राज्य का विनाश न कर दे, इसलिए अंग्रेज काफी सशंकित हैं। अब देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अब ये देखें कि गवर्नर कौन है? तो कर्नवालिस है। याद रखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कर्नवालिस है और कर्नवालिस नहीं चाहता है कि मैसूर की शक्ति बढ़े, टीपू सुल्तान की शक्ति बढ़े। टीपू
के पर दबाव पड़ने लगता है और कहा जाता है कि यह संधि का उल्लंघन कर रहा है और अंग्रेज इसके पर आक्रमण कर देते हैं। और टीपू इस युद्ध में टीपू की पराजय होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू और अंग्रेज बराबर पे हैं। मंगलोर की संधि हुई है। उस समय कौन गवर्नर है? तो गवर्नर का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कर्नवालिस है। क्लियर हुआ? सॉरी, द्वितीय में गवर्नर कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। अब तृतीय में अंग्रेज जो की शक्ति भारी पड़ती है टीपू सुल्तान पर और टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ। यह अंग्रेज टीपू से एक अपमानजनक संधि करवाते हैं। टीपू पर काफी जो है दबाव पड़ता है। यह टीपू के लिए अपमानजनक संधि है। इस संधि की शर्तें क्या थी? 3 करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में देना पड़ा टीपू सुल्तान को। उस समय टीपू सुल्तान के पास पूरी रकम नहीं थी, इसलिए टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को जो है गारंटी के रूप में कि जब तक आप पैसा नहीं देते हो तब तक ही आपके दोनों पुत्र जो हैं कहां रहेंगे? तो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। साथ साथ कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा, जैसे मलवार का क्षेत्र अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किस श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा टीपू से ले लिया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच गवर्नर कौन? वेलेस्ली है। वेलेस्ली के समय यह युद्ध हुआ है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वेलेस्ली। अब क्यों हुआ यह युद्ध? ये प्रश्न है। वेलेस्ली ने को इतिहास में सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं। इसने एक सहायक संधि लाई है जिसके विषय में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। सहायक संधि थोप रहा है टीपू पर और टीपू सहायक संधि मानने से इनकार कर रहा है। इसी के फलस्वरूप वेलेस्ली मैसूर पर टीपू पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में टीपू काफी कमजोर पड़ता है। पहले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू की शक्ति कमजोर हो गई थी और इस समय वेलेस्ली एक मौके की तलाश में है। जैसे इनकार करते हैं टीपू इस संधि को मानने से, वैसे ही टीपू सुल्तान जो है पर आक्रमण अंग्रेज कर देते हैं और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। और वाडियार वंश के एक नाबालिग बच्चे को जो है मैसूर की गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठा दिया है। धीरे धीरे इस साम्राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने मैसूर के विषय में पढ़ा, आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में पढ़ा। आप मुझे विश्वास है कि इसके यह टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं चाहता हूं कि केवल आंग्ल मैसूर युद्ध को एक चार्ट द्वारा आपको समझा दिया जाए और उस चार्ट में इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो है एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रख दिया जाए और जिसे से ये आंग्ल मैसूर युद्ध याद करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक चार्ट द्वारा इन चारों आंग्ल मैसूर युद्धों को केवल आपको समझा दिया जाए। आप मैसूर की कहानी समझ गए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लासों में हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।